हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एंटीजेंस की। हमने बात की थी एंटीजेंस क्या हैं, एंटीजेंस की जनरल स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीजन। पहला एंटीजन है कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन वो है जिसमें कि दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट भी कर सके और अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ या स्पेशल इम्यून सेल्स का निर्माण करवा सके। और सेकंड है रिएक्टिविटी, इन बनने वाली एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल्स के साथ ये रिएक्शन शो कर सके या इनके साथ वो प्रतिक्रिया कर सके। तो ऐसा मॉलिक्यूल, सब्सटेंस या एंटीजन जिसमें ये दोनों करेक्टर्स पाए जाते हैं उसको हम कंप्लीट एंटीजन कहते हैं। सेकंड है इनकम्प्लीट एंटीजन, अपूर्ण प्रतिजन, मतलब जिसमें कि वो एंटीजेंस जिनमें इन दोनों में से कोई एक करेक्टर या लक्षण पाया जाता है। या तो वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है या फिर बनने वाली एंटीबॉडीज़ के साथ वो प्रतिक्रिया शो करता है, उसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हेप्टेंस। हेप्टेंस जो है इट्स अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट एंटीजन। इस टर्म को कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था और इसका मतलब था टू ग्रैस्प, पकड़ना। ये एक छोटा रासायनिक समूह होता है जो लगभग 300 मॉलिक्यूल वेट होता है इसका, 300 डाल्टन अणुभार होता है, जो कि स्वयं इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल बन जाए तो वो उसके साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। लेकिन अगर इसी हेप्टेन को किसी बड़े कैरियर मॉलिक्यूल के साथ जोड़ दिया जाए तब ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके उसको उत्तेजित करके अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल्स का निर्माण कर सकता है। किसी लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल के साथ मिलके ये एंटीजन हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तब इसमें ये कैपेसिटी आ जाती है कि ये इम्यून सिस्टम को उत्तेजित कर सके। हेप्टेन के एग्जाम्पल्स हैं डाइनाइट्रोफिनॉल, पेनिसिलिन इत्यादि। नेक्स्ट एंटीजन है ऑटो एंटीजेंस। ऑटो मतलब स्वप्रतिजन। ये पर्सन के खुद के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम जो होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं और अपने ही खिलाफ जो होता है एंटीबॉडीज़ का निर्माण करवाते हैं। अर्थात व्यक्ति के खुद के अणु या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रतिजन का या एंटीजन का काम करने लग जाते हैं और अपने खिलाफ जो होता है बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ या इम्यून कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। वो इम्यून कोशिकाएं या एंटीबॉडी जो होती हैं वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स या उन एंटीजेंस को ही नष्ट करना शुरू कर देती हैं। इस तरीके से जो डिजीज़ उत्पन्न होती है उसको अपन बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। इसके एग्जाम्पल हैं सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बॉडी के अंदर जो ब्लड एंटीजेंस होते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि बॉडी के भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल्स या टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देती है। बेसिकली इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो टीनेज में दिखाई देने शुरू होते हैं, टीनेज से 30s के बीच में दिखाई देने शुरू होते हैं और इसके अंदर फीवर और हेयर लॉस जो होता है वो प्रमुख इसका लक्षण होता है और धीरे धीरे दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड ऑटो इम्यून डिजीज़ है ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अंदर जो जॉइंट्स अपने होते हैं, जॉइंट्स के चारों तरफ जो सिनोवियम, जो थिनर वॉल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन के जो टिश्यूज़ या मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बननी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर और वो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो उस थिन मेम्ब्रेन, सिनोवियम मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या उनकी जो सेल्स होती हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिससे कि जॉइंट्स जो होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है और साथ साथ बोन जो होती है वो भी उसके ऊपर भी जो एबनॉर्मल इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी वो होती है जिसके अंदर खुद के जो शरीर होता है उसे खुद के मॉलिक्यूल या खुद के जो टिश्यू जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एज ए एंटीजन, ऑटो एंटीजन की तरह काम करके अपने खिलाफ ही एंटीबॉडी का निर्माण करवाते हैं जो कि उन सब्सटेंसेस को या उन अणुओं को या उन सेल्स को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है एलो एंटीजेंस। ये एंटीजेंस एक स्पीशीज़ की कुछ
मेंबर्स में होते हैं बट दूसरे मेंबर्स में नहीं होते। जैसे कि हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए बी और RH ब्लड ग्रुप। तो ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये RBC मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले जो एंटीजेंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसे कि 2 प्रकार के ब्लड एंटीजेंस हैं, A और B। अगर हमारा A एंटीजन है हमारे RBCs के ऊपर तो हमारा ब्लड ग्रुप A होगा, अगर B है तो हमारा ब्लड ग्रुप B होगा। अगर दोनों प्रकार के एंटीजेंस पाए जाएंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो AB होगा। अगर दोनों ही प्रकार के नहीं पाए जाते तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो O होता है। इसी प्रकार से RH ब्लड एंटीजेंस, अगर ये एंटीजन पाया जाता है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो RH पॉजिटिव होता है, अगर नहीं पाया जाता तो हमारा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग्स जो स्पीशीज़ है उसके कुछ जो मेंबर्स इंडिविजुअल्स हैं उसमें A एंटीजन पाया जाता है, कुछ में B पाया जाता है तो कुछ में दोनों पाए जाते हैं। अर्थात ये सभी मेंबर्स में नहीं पाए जाते। ये एंटीजन जो है वो कुछ में पाए जाते हैं, वो सभी में नहीं पाए जाते। और जिसमें ये पाए जाते हैं उसमें अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ उत्पन्न नहीं करते। लेकिन उनको अगर ऐसे शरीर में प्रवेश करवा दिया जाए, ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवा दिया जाए जिसमें कि वो एंटीजन्स नहीं पाए जाते, तो उसके खिलाफ उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो होती है वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार इस तरह के एंटीजेंस को हम बोलते हैं एलो एंटीजेंस। नेक्स्ट है हेट्रोफाइल एंटीजेंस। हेट्रोफाइल एंटीजन जो है वो क्या है, ये विभिन्न स्पीशीज़ में पाए जाने वाले जो एंटीजेंस होते हैं उसमें आइडेंटिकल एपिटोप्स पाए जाते हैं। अर्थात अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग प्रकार के एंटीजेंस हैं, उनमें कुछ केमिकल ग्रुप जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं, अर्थात जो होता है आइडेंटिकल एपिटोप जो होते हैं वो शेयर करते हैं। अगर इनको किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर प्रवेश करवा दिया जाए तो दोनों के खिलाफ ही एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज़ उत्पन्न होंगी। तो अगर एक एंटीबॉडी जो कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ बनती है वो सेकंड उसी से रिलेटेड दूसरी जो हेट्रोफाइल एंटीजन है उसके खिलाफ भी रिएक्टिविटी को शो करेगी। इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि डिफरेंट एंटीजन जो होते हैं उनमें समान तरह के एपिटॉप होते हैं जिससे कि एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज़ द्वारा उन विभिन्न एंटीजेंस को पहचाना जा सकता है। जैसे कि फोर्समान एंटीजेंस प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैनी स्पीशीज़ एज वेल एज इन न्यूमोकोकाई एंड साल्मोनेली बैक्टीरिया। न्यूमोकोकाई और साल्मोनेली बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल के ऊपर पाए जाने वाले जो एंटीजेंस होते हैं उनमें सेम एपिटॉप जो होते हैं वो बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, उनकी ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर भी पाए जाते हैं जिनको हम फोर्समान एंटीजन कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे न्यूमोकोकाई या साल्मोनेली बैक्टीरिया है, इसका इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हुआ है तो क्रॉस सेक्शन द्वारा जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो एंटीबॉडी जो होती हैं वो ब्लड सेल्स के ऊपर पाई जाने वाली फोर्समान जो एंटीजेंस होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके वो एग्लूटिनेशन शुरू करती हैं। तो ये एग्लूटिनेशन एक्टिविटी को स्टडी करके हम उनकी जो पॉजिटिविटी जो होती है न्यूमोकोकाई या साल्मोनेली बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी जो प्रेजेंस होता है उनकी पॉजिटिव टेस्ट का पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो एंटीजेंस पाए जाते हैं वो इस प्रकार ह्यूमन की जो RBC से पाए जाने वाले A और B ग्रुप के जो एंटीजेंस है उन पे भी पाए जाते हैं। तो जो ई कोलाई के अगेंस्ट एंटीजन बनते हैं, एंटीजन जो होते हैं ई कोलाई एंटीजन जो होते हैं उनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो एंटीबॉडीज़ कई बार RBCs को भी एग्लूटिनेट कर देती हैं क्योंकि वो A और B ब्लड ग्रुप के जो एंटीजेंस होते हैं उनके सिमिलर उन पे जो एपिटोप्स होते हैं उनके सिमिलर वो एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं। इसी प्रकार कार्डियोलिपिन ऑफ हार्ट में जो कार्डियोलिपिन पाया जाता है और ट्रिपोनेमा पैलिडम जो है उसके जो एंटीजेंस होते हैं उनमें भी उनके एपिटॉप में सिमिलरिटी पाई जाती है। तो कई बार क्या होता है कि शरीर के अंदर ट्रिपोनेमा पैलिडम जो होता है उसका इन्फेक्शन हुआ है और उसके एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, लेकिन कार्डियोलिपिन जो है वो भी सेम एपिटॉप शेयर कर रहा है जो कि ट्रिपोनेमा पैलिडम के एंटीजन में पाई जाती है। तो वो जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो हार्ट के कार्डियोलिपिन जो होते हैं मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार विभिन्न एंटीजेंस जो कि अलग अलग स्पीशीज़ में पाए जाते हैं बट वो सेम एपिटॉप शेयर करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शन शेयर करते हैं, अर्थात वो अपने अगेंस्ट बॉडी के अंदर समान प्रकार की एंटीबॉडीज़ का निर्माण करवाते हैं।
नेक्स्ट है क्रिप्टो एंटीजेंस। क्रिप्टो मतलब गुप्त, प्रतिजन मतलब कुछ मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस या एंटीजन ऐसे होते हैं जिसमें एपिटॉप जो होते हैं वो इनर सरफेस पे होते हैं, वो एक्सपोज सरफेस पे नहीं होते, ऊपरी सतह पे नहीं पाए जाते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते। सामान्यतः जब ये कई बार बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं तो डिग्रेडेशन के बावजूद भी ये बॉडी सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर नहीं आ पाते और इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती हैं। इनको हम बोलते हैं क्रिप्टो एंटीजेंस। नेक्स्ट है हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी एंटीजेंस। ये एंटीजन जो होते हैं बेसिकली प्रत्येक सेल की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं सेल सरफेस एंटीजन। प्रत्येक कोशिका की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन होते हैं जो कि प्रत्येक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी जो होता है उसको शो करते हैं या उसके एज ए मार्कर उसका काम करते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति के सेल के ऊपर एक विशेष प्रकार का हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी एंटीजन पाया जाता है जो कि उसको एक स्पेशल पहचान देता है, उसको एक आइडेंटिटी देता है। अब इन कोशिकाओं को अगर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करवाया जाए तो ये एंटीजन अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ जो है वो उत्पन्न करवाएंगे, वो एंटीबॉडीज़ इन टिश्यूज़ को नष्ट करना शुरू कर देंगी। यही कारण होता है कि जब टिश्यू प्लांटेशन या कहते हैं ऑर्गन प्लांटेशन होता है, कोई ग्राफ्ट जो होता है, टिश्यू ग्राफ्ट जो होता है, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लगाया जाता है तो इन पे पाए जाने वाले जो टिश्यू हैं, टिश्यू के ऊपर या सेल्स के ऊपर पाए जाने वाले जो एंटीजेंस होते हैं वो किसी दूसरी बॉडी के अंदर जब उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करवाते हैं या उनके अंदर एंटीबॉडीज़ उत्पन्न हो जाती है जो कि उन टिश्यू को नष्ट करना शुरू कर देती है। इसलिए टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ग्राफ्टिंग से पहले इस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं, इम्यून सप्रेसेंट दी जाती हैं जो कि उन एंटीबॉडी फॉर्मेशन को रोक सके और जो फॉरेन बॉडी होती है, दूसरी बॉडी जो होती है, उस ग्राफ्ट को या जो टिश्यू है या ऑर्गन है उसको एक्सेप्ट कर सके। प्रत्येक कोशिका पाए जाने वाले ये जो एंटीजेंस होते हैं उनको कोड करने वाला एक ग्रुप ऑफ जीन्स होता है जो कि इनके एक्सप्रेशन को कोड करता है, उसको हम बोलते हैं MHC, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। बेसिकली ये जो MSC होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, MSC फर्स्ट एंड MSC सेकेंड। MSC फर्स्ट जो होते हैं वो सभी न्यूक्लियर सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं और MSC सेकेंड जो होते हैं वो कुछ विशेष प्रकार की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं अपन, APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होती है उन पे पाए जाते हैं जो कि इम्यून कोशिकाएं जो होती हैं उनको वो बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। इम्यून कोशिकाएं जो होती हैं उनको वो एंटीबॉडीज़ या जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको बनाने के लिए वो स्टिमुलेट करते हैं। इसके बारे में हम इसका जो चैप्टर है MSC का जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एपिटॉप की। हमने बात की थी कि बेसिकली क्या होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जबकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करता है और उसके खिलाफ विशेष प्रकार की इम्यून सेल से एंटीबॉडीज़ बनती है, इसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली दो प्रकार की सेल्स होती हैं जो कि लिम्फोसाइट्स WBC होती हैं। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती हैं, B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स। B लिम्फोसाइट जो होती हैं वो उस एंटीजन के खिलाफ, किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ जो होती है एंटीबॉडीज़ निर्माण करती हैं और T लिम्फोसाइट जो होती हैं वो किसी भी एंटीजन के खिलाफ जो होती है स्पेशलाइज्ड T इम्यून सेल्स का निर्माण करती हैं। और इन B सेल्स या T सेल्स लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करने के लिए जो एंटीजन आ रहा है उन एंटीजन के ऊपर कुछ हमने बात की थी कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं। तो वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो B सेल और T सेल को स्टिमुलेट करने के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो T सेल को स्टिमुलेट कर रहा है उसे हम T सेल एपिटॉप कहते हैं और जो B सेल को स्टिमुलेट कर रहा है उसको हम B सेल एपिटॉप कहते हैं। तो एपिटॉप क्या है? एपिटॉप एंटीजन का वो एक छोटा सा क्षेत्र या स्मॉल पोर्शन है जो कि B सेल के रिसेप्टर एंटीबॉडी या T सेल रिसेप्टर जो होते हैं उनके साथ वो जुड़ सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं और रिएक्शन को शो करते हैं। इनको हम क्या बोल रहे हैं? एपिटॉप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ये दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? T सेल एपिटॉप और B सेल एपिटॉप, जो कि T लिम्फोसाइट को के TCR पे जुड़ते हैं
उनको उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको टी सेल एपिटॉप कहते हैं। और जो कि बी लिम्फोसाइट के कि जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके साथ जुड़ते हैं उनको हम बी सेल एपिटॉप कहते हैं। फर्स्ट है टी सेल एपिटॉप। ये टी लिम्फोसाइट रिसेप्टर द्वारा पहचाने जाते हैं। इनका जो साइज होता है वो 25 से 30 एंगस्ट्रॉम होता है और इनका अणुभार जो होता है वो 400 से 1000 डाल्टन होता है। ये अक्सर ट्राई मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स अर्थात MHC प्लस टी सेल रिसेप्टर और एंटीजन के फॉर्म में पहचाने जाते हैं। एंटीजन के फॉर्म में कैसे कि टी सेल है, टी सेल के ऊपर टी सेल रिसेप्टर पाया जाता है। इसी प्रकार से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, उनके ऊपर MHC सेकंड क्लास पाया जाता है। हमने बात की थी MHC 2 प्रकार के होते हैं, तो कुछ एंटी प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं जिनके ऊपर MHC 2 पाया जाता है। जब इस MHC 2 से आने वाला जो एंटीजन जो होता है, जब वो उसे बाइंड होता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है, तब ही ये टी सेल रिसेप्टर द्वारा जो होते हैं वो पहचाने जाते हैं। अब इस एंटीजन का जो एपिटॉप है वो टी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकता है। जब तक ये एंटीजन इस MHC मॉलिक्यूल के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक ये टी सेल रिसेप्टर के साथ नहीं जुड़ सकता है। अर्थात ये किस फॉर्म में पाए जाएँ, ट्राई मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कौन कौन सा, एक तो MHC सेकंड का, एक बना रहे हैं टी सेल रिसेप्टर का और एक बना रहे हैं एंटीजन का। ठीक है, टी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अधिकतर एंटीजन के आंतरिक भागों में या इंटीरियर पार्ट्स में पाए जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी एंटीजन प्रवेश करता है तो उसका कुछ पार्शियल डाइजेशन हो, है ना। उसका मतलब कि उस जो अणु जो होता है वो थोड़ा सा खंडित तो टूटे, जिससे कि वो एपिटॉप वाला पार्ट जो अंदर था वो ऊपरी सरफेस के ऊपर आ जाए, जिससे कि एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो रिएक्शन हो सके या वो एपिटॉप जो है वो जो एंटीबॉडी या टी सेल रिसेप्टर TCR या एंटीबॉडी के साथ वो रिएक्ट कर सके। नेक्स्ट है बी सेल एपिटॉप। बी सेल एपिटॉप जो होता है, किसी भी एंटीजन का बी सेल एपिटॉप जो होता है वो बी सेल लिम्फोसाइट के रिसेप्टर BCR या एंटीबॉडी के साथ रिएक्टेड करता है। बी सेल्स जो होती हैं अपनी रिसेप्टर्स को सिक्रेट कर देती हैं, जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीजन जो होते हैं वो एंटीजन जिनके ऊपर बी सेल रिसेप्टर पाया जाता है वो जनरली जलीय होते हैं या हाइड्रोफिलिक होते हैं। ये छोटे मॉलिक्यूल होते हैं और जल में घुलित होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। बी सेल एपिटॉप जो होता है किसी भी एंटीजन के ऊपर सिक्वेंशियल या नॉन सिक्वेंशियल हो सकता है। इसमें जो एमिनो एसिड बेसिकली हमने बात की थी, जो एपिटॉप होते हैं वो एमिनो एसिड सीक्वेंस या शुगर ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप हाइड्रोकार्बन्स पाए जा सकते हैं, और बेसिकली जो होते हैं वो एमिनो एसिड सीक्वेंस होती हैं। अब ये एमिनो एसिड सीक्वेंस जो होती हैं वो एक सीक्वेंस में भी हो सकती हैं या नॉन सीक्वेंशियल हो सकती हैं। मतलब दो अलग अलग सीक्वेंस होती हैं जो कि जुड़ के आपस में एक पूरे बी सेल एपिटॉप का निर्माण करती हैं। एक कॉम्प्लेक्स एंटीजन के अंदर बहुत सारे ओवरलैपिंग एपिटॉप हो सकते हैं। उनमें से कुछ इम्यूनो डोमिनेंट होते हैं, मतलब कि एमिनो एसिड सीक्वेंस है जिसमें कि छोटी छोटी ओवरलैपिंग सीक्वेंस हैं, अतिव्यापी सीक्वेंस हो सकती हैं जो कि अलग अलग एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो कि अपने खिलाफ स्ट्रांगली या अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करवा सकती हैं। उन एपिटॉप सीक्वेंस को हम बोलते हैं इम्यूनो डोमिनेंट वो होती हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल एंटीजन जो होता है वो पूरा का पूरा जो एक मॉलिक्यूल है वो एज ए एपिटॉप काम कर सकता है या इसका कोई छोटा पार्ट होता है जो कि एपिटॉप की तरह काम कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट क्या है। एक एंटीबॉडी जिसके ऊपर एंटीजन को जुड़ना है उनकी बाइंडिंग साइट क्या है। अगर वो बाइंडिंग साइज के बराबर ही है वो पूरा मॉलिक्यूल, तो वो खुद पूरा एपिटॉप की तरह काम करेगा। अगर आने वाला मॉलिक्यूल एंटीजन बहुत बड़ा है तो उसका एक छोटा पार्ट जो कि एंटीजन जो एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट से जुड़ सकता है, वो छोटा पार्ट जो है वो एपिटॉप की तरह काम करता है। इससे हम बात कर रहे थे कि जो बी एपिटॉप है वो कंटिन्यूस सीक्वेंस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस सीक्वेंस भी हो सकता है। डिसकंटिन्यूस सीक्वेंस, जब ये सीक्वेंस एक दूसरे बिल्कुल पास में आती हैं, जब ये एपिटॉप का काम करती हैं, मतलब ये एक साथ एक दूसरे के नज़दीक आके और फिर ये जो बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं एंटीबॉडीज होती है उनके साथ ये रिएक्ट करती हैं। सिक्वेंशियल है तो वो एक साथ, ये सिक्वेंशियल है और ये नॉन सिक्वेंशियल है। एपिटॉप का वो पार्ट
जो कि एंटीबॉडी या टीसीआर के साथ रिएक्ट कर रहा है उसको अपन एपिटॉप कह रहे हैं, और एंटीबॉडी का वो पार्ट जो कि इस एपिटॉप के साथ रिएक्ट करता है उसको हम पैराटॉप कहते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने टी सेल एपिटॉप और बी सेल एपिटॉप। हमने बात की एंटीजेंस की, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे एंटीबॉडीज़ की, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। थैंक यू।